नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री बाय पंकज शर्मा में। देखिए, इससे पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो बात की थी हमने भारत के अंदर प्राचीनतम शिक्षा के केंद्र, और हमने लास्ट जो वीडियो देखा था उसमें बात की थी हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में। आइए आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिसका इतिहास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था, लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में, अंतिम चरण में इस विश्वविद्यालय को एक आक्रमणकारी ने किसी ईर्ष्या के चलते पूरा तहस नहस कर दिया, और उसकी लपटें लगभग 3 माह तक इसी तरह जलती रही, जिसके अंदर भारत का अगाध साहित्य, जिसके अंदर ऐसे ऐसे ज्ञान और ऐसी ऐसी खुफिया बातें थी जिसकी वजह से भारत का इतिहास और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सकता था। लेकिन उस आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर इसके नामो निशान मिटा दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय के हमारे पास अवशेष भी प्राप्त होते हैं, और वर्तमान के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय वापस चल जाता है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो इसका इतिहास प्रारंभ होता है गुप्त वंश के एक महाशासक, जिसको भारतीय इतिहास के अंदर सर्वाधिक अभिलेखों को लिखवाने का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गुप्तवंशी शासक की जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था। गुप्त काल, जिसको भारतीय इतिहास का गोल्डन एज अर्थात भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस कुमारगुप्त प्रथम द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी लगभग 427 ईस्वी के आसपास। अपने शासन के अंतिम समय तक ये शिक्षा का एक नया केंद्र बनकर उभरा था। इस विश्वविद्यालय से आगे चलकर हम बात करते हैं वर्धन वंश की, जिसमें एक शासक हुए जिनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया। कालांतर में कुछ समय पश्चात पाल वंश के एक शासक हुए देवपाल, जिसने भी इस विश्वविद्यालय को आगे संरक्षण प्रदान किया गया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के अंदर बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध शिक्षा के संबंध में बहुत ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो चुका था। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड लगभग 6 विषयों का अध्ययन करवाया जाता था, जबकि इसके अतिरिक्त बौद्ध के अतिरिक्त यहाँ पर संस्कृत, व्याकरण, आयुर्वेद तथा जो तंत्र विद्या थी इनके बारे में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का एक अन्य नाम निकल कर आता है, वो आता है मृगशिखावन। देखिए, ये भारत का ही नहीं पर अपितु पूरे विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था, जहाँ पर एक साथ विद्यार्थी, जिनकी संख्या लगभग 10,000 बताई जाती है, और इन 10,000 विद्यार्थियों पर लगभग 1510 से लेकर 2000 तक के शिक्षक जो थे उस समय मौजूद थे। देखिए, इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस विश्वविद्यालय के अंदर भारत से ही नहीं अपितु मध्य एशिया, ईरान, इसके अतिरिक्त चाइना, तिब्बत, इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण के अंदर सिंहल द्वीप से भी खूब सारे शिक्षार्थी जो थे वो बौद्ध धर्म के ऊपर अपने ग्रंथ और साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आते थे। इस विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इस विश्वविद्यालय के अंदर चीनी यात्रियों का भी आवा जाना रहा है। चीनी यात्रियों के अंदर अगर देखें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपके सामने 7वीं शताब्दी के आसपास भारत में आने वाला एक यात्री जिसका नाम था हेनसोंग। हेनसोंग की अगर बात करें, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया, उस हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले इस चीनी यात्री हेनसोंग ने इस नालंदा विश्वविद्यालय का विवरण प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथ, जिसका नाम था सीयूकी अर्थात हेनसोंग का यात्रा विवरण। इस यात्रा विवरण के अंदर अगर बात करें तो सीयूकी के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के दौरान जब ये भारत में आए तो उस समय लगभग 18 माह तक इन्होंने यहाँ पर रहते हुए अध्ययन किया। इस अध्ययन के अंदर कुछ समय के लिए ये शिक्षार्थी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि कुछ समय यहाँ पर शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। उस समय जब भारत के अंदर ये आए थे तो लगभग 630 ईस्वी के आसपास उस विश्वविद्यालय के जो कुल थे अर्थात कुल प्रधान, जिसको आप कह सकते हो प्रधानाचार्य, तो उस समय आचार्य शिलभद्र का उन्होंने नाम बताया है। जबकि आर्यभट्ट की अगर अपन बात करें तो वो यहाँ पर एक अन्य शिक्षक अर्थात एक प्रधान अध्यापक रहा करते थे। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इस विश्वविद्यालय के अंदर कालांतर में हम देखते हैं तो 7वीं शताब्दी के अंदर एक चीनी यात्री का और नाम जुड़ता है, जिनका नाम था हियन चिन।
बताया जाता है हियन चिन 7वीं शताब्दी के आसपास भारत के अंदर इस विश्वविद्यालय में आए, जिन्होंने 3 वर्षों तक रहकर यहाँ पर बौद्ध साहित्य को बटोरने का सफल प्रयास भी किया। इस हियन चिन को भारत के अंदर प्रकाश मणि के नाम से भी जाना जाता है। जबकि 10वीं शताब्दी के आसपास भारत में आने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर रहते हुए 10 वर्षों तक बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाने वाले एक चीनी यात्री इत्सिंग का नाम भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ा है। आइए अपन बात करते हैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ने वाले शासकों के नामों की। सबसे पहला कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। दूसरा वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन, जिनके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग आए और उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सीयूकी। इसी तरह अपन बात करते हैं लगभग यहाँ पर जो 10वीं शताब्दी थी, 10वीं शताब्दी के अंदर एक पाल शासक थे जिनका नाम था देवपाल। देवपाल ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चलकर अंतिम रूप से संरक्षण भी प्रदान किया गया। और बताया जाता है कि जावा के एक शासक हुआ करते थे शैलेंद्र वंशी शासक, जिनका नाम था बालपुत्र देव। उन बालपुत्र देव ने यहाँ पर अपने कुछ अनुयायी भेजे थे जो बौद्ध धर्म के थे। उन्हीं बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए इस जावा के शासक बालपुत्र देव ने देवपाल को आग्रह किया था, जिसके आग्रह को स्वीकार करते हुए देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास उन बौद्ध विहारों के निर्माण करवाए थे जहां पर वो बौद्ध भिक्षु आकर ठहरे। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5 गांवों की जागीर अर्थात 5 गांवों की जमीन जो थी वो अनुदान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को प्रदान की थी। इस विश्वविद्यालय की कुछ अन्य विशेषताओं की अगर बात करें तो ये संपूर्ण विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसके अंदर एक साथ 10,000 शिक्षार्थी और 2,000 शिक्षक जो थे वो तत्कालीन समय में कार्यरत थे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शिक्षा के अध्ययन के लिए यहाँ पर 8 बड़े कमरे, इसके अलावा लगभग 300 छोटे छोटे कमरे होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे श्रेष्ठ विद्यार्थियों के और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के नाम भी उल्लेखित मिलते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो यहाँ कुछ अन्य शिक्षकों की तो धर्मपाल नाम मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिरमती, गुणमती, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्ञानचंद्र आदि जो श्रेष्ठ अध्यापक थे उनके नाम उल्लेखनीय है। लेकिन इन्हीं के अंदर एक व्यक्ति का और नाम आता है जिसको भारतीय इतिहास के अंदर ऐसा बताया जाता है कि उसी व्यक्ति ने आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया और तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना की। उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगोमिन। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के एक आचार्य चंद्रगोमिन जो यहीं से निकलकर आगे चलकर तिब्बत में उस बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो बताया जाता है तिब्बत के अंदर अगर बौद्ध धर्म स्थापित किया गया तो उसका प्रचार प्रसार हुआ था भारत से निकलने वाले उस चंद्रगोमिन नामक शिक्षक से। इसी के अतिरिक्त अगर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इस नालंदा विश्वविद्यालय को भारत के इतिहास के अंदर, जैसा भैया मैंने आपको बताया, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के अंदर बौद्ध धर्म का एक ज्ञान जानकारी का बहुत बड़ा केंद्र था। इसीलिए बौद्ध धर्म की एक महायान शाखा और महायान शाखा के लगभग 18 संप्रदायों का यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन करवाया जाता था। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो जैसे कि तक्षशिला के अंदर हमने देखा था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर जो उसकी भाषा संप्रेषण, अगर भाषा की अगर बात करें तो वहाँ पे जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय के अंदर मुख्य भाषा जो थी वो पाली को रखा गया था। ध्यान रखिए, पाली जो है वो बौद्ध ग्रंथों की एक प्रमुख भाषा भी रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय के अंदर आगे चलकर हम देखते हैं कि लगभग जब भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे तो अलेक्जेंडर कनिंघम के शासनकाल में पहली बार नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ अवशेष हमें देखने को मिले। फिर बाद में इसी नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर रिसर्च की गई और फिर हमने पाया कि भारत के अंदर इतना बड़ा विश्वविद्यालय जो था वो स्थापित किया गया। कालांतर हम ये देखते हैं कि इस विश्वविद्यालय के बहुत बड़े संकेत हमें देखने को मिले। आज वर्तमान के अंदर वापस इस नालंदा विश्वविद्यालय को पहले जैसे चलाने का संपूर्ण रूप से प्रयास भी किया गया है। वर्तमान में अगर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार की राजधानी पटना और पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर ये नालंदा नामक जो जिला है उससे राजगीर नामक स्थान पर संचालित रहा है। इस विश्वविद्यालय की अन्य विशेषताओं की अगर बात करें तो बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर अगर देखा जाए तो ये हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए भी सर्वविख्यात था। बताया जाता है लगभग 7वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। ये अपने हस्तलिखित पांडुलिपियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर ये जो पांडुलिपियां थी वो यहाँ की एक पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी धर्मगंज के अंदर उपस्थित थी। इस
धर्मगंज की अगर बात करें तो इस धर्मगंज नामक पुस्तकालय के 3 भाग थे। एक का नाम था रत्नरंजक, दूसरे का रत्नोदधि, एक रत्न सागर। इस प्रकार से देखें तो बताया जाता है तुर्कों के एक आक्रमणकारी जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और उस गुलाम ने आगे चलकर इस नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में समाप्त कर दिया। कई जगह उसका टाइम पीरियड 1197 और कई जगह 1199 के आसपास बताया गया है। लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम या 1190 के दशक के दौरान इस नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी अर्थात धर्मगंज को उस कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया। ऐसा बताया जाता है जलाने के पश्चात लगभग इस पुस्तकालय के अंदर जो पांडुलिपियां और हस्तलिखित जो ये प्रतिलिपियां थी जिसके अंदर अगाध साहित्य भरा हुआ था, वो साहित्य लगभग 3 माह तक जलता रहा और पूरा संपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय जो एक शिक्षा का केंद्र था वो जलकर पूरा समाप्त हो गया। कालांतर में हम यह देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थान है वो 12वीं शताब्दी के आसपास विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने ले लिया था, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो पाल वंश के एक शासक रहे हैं। इसी तरह से देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर हमारे पास कुछ अन्य फैक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि इस नालंदा विश्वविद्यालय से ही बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था शांति रक्षित। शांति रक्षित उस समय यहाँ से निकलते हैं और तिब्बत के अंदर जाकर फिर बौद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार भी करते हैं। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास ही यहाँ से एक चंद्रगोविंद नामक शिक्षक निकलते हैं जिन्होंने तिब्बत के अंदर जाकर बौद्ध धर्म को स्थापित किया था, अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस प्रकार से देखा जाए तो शांत रक्षित जो थे वो तिब्बत के अंदर जाने के पश्चात वहां पर बौद्ध मठों का निर्माण भी करवाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो इतिहास है वो यहाँ के साहित्य के लिए जाना गया, जैसे कि यहाँ 6 विषयों का अध्ययन विशेष रूप से करवाया जाता था, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर अर्थ के बारे में अर्थात यहाँ के अर्थशास्त्र, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर तंत्र विद्या, इसके अलावा हम देखते हैं तो व्याकरण एवं ज्योतिष की भी प्रमुख रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास था। इस नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा और हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे अगले और अपने अंतिम वीडियो के अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त वल्लभी विश्वविद्यालय। इसके अलावा भारत के प्राचीन शिक्षा के केंद्र की अगर देखें तो औदंतपुरी विद्यालय के नाम भी आते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं भारत के अंदर जो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के अंत में नहीं, मध्य के दौरान अगर देखें तो अजमेर के अंदर भी एक शिक्षा का केंद्र निकल कर आता है जिसको किसी आक्रमणकारी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और फिर बाद में उस विश्वविद्यालय को अढ़े दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हालांकि शायद आप सभी को पता भी होगा कि उस विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला, हालांकि वो विश्वविद्यालय नहीं एक विद्यालय था, उस विद्यालय को तोड़ने वाला भी एक तुर्क आक्रमणकारी था और मोहम्मद गोरी का ही एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इस इतिहास की सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हमें आपका साथ जरूरी है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे इस लिंक को फॉलो करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।